नमस्कार। चलिए जरा सोचकर देखते हैं एक बहुत बड़े साम्राज्य के ढहने के बारे में। मौर्य साम्राज्य, जो भारत की पहली सुपर पावर थी, वो बिखर चुकी थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? ये एक ऐसी कहानी है जो अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं खो सी जाती है। पर आज हम उसी उथल-पुथल और फिर से एक नए निर्माण के दौर को समझने की कोशिश करेंगे। और यही वो सवाल है जिस पर हमारी आज की पूरी बातचीत टिकी हुई है। करीब 185 ईसा पूर्व में जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो उसने अपने पीछे एक बहुत बड़ा खालीपन, एक पावर वैक्यूम छोड़ दिया था। एक ऐसा शून्य जिसे भरने के लिए इतिहास तेजी से आगे बढ़ रहा था। और इस खालीपन को भरने के लिए दो अलग अलग धाराएं एक साथ उभरी। इन्हीं दो धाराओं ने अगले 500 सालों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को एक नया आकार दिया। एक तरफ थे वो उत्तराधिकारी जो भारत के भीतर से ही उभरे, और दूसरी तरफ थे वो नए शासक जो सरहदों के पार से आए थे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मौर्यों के जाने के बाद भारत के अपने घर में कौन कौन सी नई शक्तियां जाग रही थी। ये वो राजवंश थे जो मध्य भारत की जमीन से ही पैदा हुए थे। देखिए, मौर्यों की विरासत को सबसे पहले चुनौती दी उनके ही एक सेनापति ने, पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने आखिरी मौर्य सम्राट की हत्या करके मगध पर कब्जा कर लिया और शुंग वंश की नींव रखी। ये एक बहुत ही नाटकीय सत्ता परिवर्तन था। इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की ही कहानी नहीं होता, कई बार ये कला में भी जिंदा रहता है। शुंग वंश के एक राजा अग्निमित्र आज भी हमारे बीच जीवित हैं, कालिदास के मशहूर नाटक मालविकाग्निमित्रम के हीरो के रूप में। इससे हमें उस दौर की कला और संस्कृति की एक बड़ी ही खूबसूरत झलक मिलती है। शुंगों के बाद दक्कन के पठार पर एक नई महाशक्ति का उदय हुआ, सातवाहन। इन्होंने लगभग 300 सालों तक राज किया और एक तरह से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पुल का काम किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी जैसे इनके शासकों ने अपने साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि शक्ति सिर्फ मगध या दक्कन में ही सिमटी हुई थी। कलिंग यानी आज के ओडिशा में चेदी राजवंश के राजा खारवेल ने भी अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसका सबूत हमें मशहूर हाथी गुम्फा शिलालेख से मिलता है। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं उत्तर पश्चिम की सरहदों की तरफ। यहां से भारत में नए लोगों का आना शुरू हुआ, और ये लोग अपने साथ सिर्फ तलवारें ही नहीं बल्कि नए विचार और नई नई संस्कृतियां भी लेकर आए। ये सवाल हमें ले जाता है सिकंदर के उत्तराधिकारियों तक, यानी हिंद यवन शासकों तक। उनके सबसे प्रसिद्ध राजा मिनांदर को एक विजेता से ज्यादा एक जिज्ञासु दार्शनिक के रूप में याद किया जाता है। बौद्ध धर्म पर उनके सवाल आज भी गूंजते हैं। मिलिंद के प्रश्न नाम का यह ग्रंथ सिर्फ एक धार्मिक बातचीत नहीं है, बल्कि ये दो महान संस्कृतियों के बौद्धिक संगम का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे विचारों का लेन देन उस युग की एक बड़ी पहचान बन रहा था। हिंद यवनों के बाद मध्य एशिया से शक योद्धाओं की एक लहर आई। उन्होंने पश्चिमी भारत पर अपना दबदबा कायम किया, जिससे दक्कन के सातवाहनों के साथ उनका एक लंबा और बहुत ही प्रसिद्ध संघर्ष शुरू हुआ। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इन बाहरी शासकों ने अक्सर भारतीय संस्कृति को न सिर्फ अपनाया बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया। शक राजा रुद्रदामन ने देखिए क्या किया। उन्होंने मौर्यों की बनाई सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, और तो और संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख भी जारी किया। तो इस सबसे अहम बात ये निकलती है कि ये दौर अलगाव का नहीं था। ये तो इन दो धाराओं के बीच लगातार हो रही बातचीत, संघर्ष और संगम का युग था। जरा इस तालिका को देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये राजवंश एक के बाद एक नहीं आए, बल्कि ये सब एक ही समय में शासन कर रहे थे। ये एक दूसरे से लड़ते थे, व्यापार करते थे और एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे थे। और इस पूरे सांस्कृतिक संगम का, इस मेल्टिंग पॉट का सबसे बड़ा उदाहरण बना कुषाण साम्राज्य। मध्य एशिया के युएझी कबीले से निकले इन शासकों ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो सिल्क रूट से लेकर गंगा के मैदानों तक फैला हुआ था, और जो विचारों के लेन देन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। कुषाणों के सबसे महान राजा थे कनिष्क। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था। वे बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक बने। उन्होंने व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया, और उन्होंने कुछ ऐसा शुरू किया जिसका असर आज तक है। स्क्रीन पर यह तारीख देखिए, 78 ईस्वी। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये इस पूरे युग की विरासत का एक प्रतीक है। आखिर इस तारीख में ऐसा क्या खास है? ये शक संवत की शुरुआत का साल है, एक कैलेंडर जिसे कुषाण राजा कनिष्क ने शुरू किया था।
और जिसे आज भी भारत सरकार अपने आधिकारिक कैलेंडर के रूप में इस्तेमाल करती है। सोचिए, एक प्राचीन राजा का लिया हुआ फैसला आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो मौर्यों के बाद के इस दौर को अंधकार युग या डार्क एज कहना बिल्कुल गलत होगा। ये कोई अंधकार युग नहीं, बल्कि एक संगम था, एक मेल्टिंग पॉट था। यही इस दौर का सार है। ये टकराव और सहयोग का एक बड़ा ही अनोखा मिश्रण था, जहां देसी और विदेशी परंपराएं एक साथ मिलकर कुछ नया बना रही थीं, और इसी ने आने वाली सदियों के लिए भारत की नींव रखी। तो आखिर में ये सवाल उठता है, इतिहास को ज्यादा क्या चीज आकार देती है? अपनी जड़ों से जुड़ी हुई निरंतरता, आज हम या फिर इतिहास के बाहर एक से बहुत आए ही नए दिलचस्प दौर में झांकने वाले हैं। वो समय जब भारत का पहला महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य बिखर गया। तो उसके बाद क्या हुआ, चलिए पता लगाते हैं। जरा सोचिए, जब कोई सुपर पावर गिरती है तो क्या होता है? ये सवाल हर जमाने के लिए एकदम सटीक बैठता है। मौर्य साम्राज्य का पतन सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। नहीं, ये हमें सत्ता, खालीपन और मौकों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ठीक है, तो चलिए कहानी में उतरते हैं। सबसे पहले सीन को समझते हैं। एक ऐसा साम्राज्य जो कभी अजेय लगता था, वो कैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। देखिए, अशोक की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी उतने काबिल नहीं थे। उनमें वो बात ही नहीं थी कि इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ रख सकें। नतीजा, साम्राज्य दो हिस्सों में टूट गया, पूरब और पश्चिम। और जैसे ही ये हुआ, वो बाहरी हमलों के लिए पूरी तरह से खुल गया। जब इतना बड़ा सेंट्रलाइज्ड राज खत्म होता है, तो एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी शक्ति की खाली जगह बन जाती है। और इतिहास गवाह है, जब भी राजा कमजोर पड़ता है तो दूसरे अपनी आज़ादी का ऐलान करने का मौका ढूंढ ही लेते हैं। तो बड़ा सवाल ये था कि सम्राट के जाने के बाद इस खाली जगह को कौन भरेगा? ये पूरा ड्रामा दो अलग अलग मैदानों में, या कह सकते हैं दो थिएटर्स में चल रहा था। चलिए पहले थिएटर से शुरू करते हैं। भारत का दिल यानी इसका हार्टलैंड। मौर्यों की राख से कई देशी ताकतें उठीं, जैसे शुंग और कण्व। लेकिन दो खिलाड़ी सबसे बड़े बनकर उभरे। उत्तर में ताकतवर शुंग और दक्षिण में सातवाहन। दोनों ने मौर्यों के पतन का फायदा उठाकर अपने अपने राज्य बना लिए। और ये बात उस समय की पूरी डायनामिक को एकदम साफ कर देती है। जो लोग पहले मौर्यों के अधीन काम करते थे, उन्होंने मौका देखा और झपट लिया। जो कभी सलाम करते थे, अब वो खुद शासक बन बैठे थे। तो सातवाहन जो थे, वो सेंट्रल इंडिया में एक बड़ी स्टेबल पावर बन गए। लेकिन उन पर हमेशा एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था, बाहर से आने वाले नए लोगों का खतरा। और इसी ने उस दौर के सबसे बड़े टकराव को जन्म दिया। तो चलिए अब कहानी के दूसरे थिएटर की ओर चलते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। यहां एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट शुरू होने वाला था, जिसकी वजह से लोगों की लहरें भारत में आने वाली थी। अब इस स्लाइड की सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये इतने बड़े माइग्रेशन को एक सिंपल सी कॉज एंड इफेक्ट कहानी में बदल देती है। और क्या कोई सोच सकता है कि ये सब शुरू हुआ था हजारों मील दूर चीन की दीवार की वजह से? कमाल है। ये वो 4 बड़े ग्रुप्स थे जो भारत में दाखिल हुए, और हर एक ने भारत पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी, कला से लेकर राजनीति तक। और भारत के समाज का ताना बाना हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं पर हमें उस दौर का सबसे बड़ा टकराव दिखता है। एक तरफ देसी सातवाहन और दूसरी तरफ विदेशी शक। क्षेत्रीय दबदबे की ये लड़ाई सदियों तक दक्कन की राजनीति की पहचान बनी रही। लेकिन इन सब नए लोगों में से एक ग्रुप था जो बाकी सबसे ऊपर उठकर नंबर 1 पावर बना। वो थे कुषाण। अपने सबसे महान राजा कनिष्क के नेतृत्व में वे भारत में एक विशाल साम्राज्य बनाने वाले पहले सेंट्रल एशियाई राजवंश बने। उन्होंने उस समय के मशहूर सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया, जिससे वो बेहिसाब अमीर और ताकतवर हो गए। तो हमारे पास ये दो थिएटर थे, एक तरफ अंदरूनी झगड़े और दूसरी तरफ बाहरी हमले। तो जब ये दोनों दुनियाएं आखिरकार टकराएं, तो क्या हुआ? एक ऐसा सांस्कृतिक धमाका हुआ जिसने भारत को हमेशा के लिए एक नया रूप दे दिया। देखिए, जब देसी भारतीय और सेंट्रल एशिया से आए नए लोग मिले, तो ये कोई टकराव नहीं था, बल्कि एक संगम था। विचारों का, कला का और लोगों का एक ऐसा मेल जिसने कुछ बिल्कुल नया और वाइब्रेंट बना दिया। इसका असर हमें जिंदगी के हर पहलू में दिखता है। राजनीति में भी नए तरीके आए। इन लोगों ने नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुरू किए, राजा की एक नई ज्यादा डिवाइन इमेज बनाई। अब राजा सिर्फ देवताओं के प्रिय नहीं थे,
जैसा मौर्य राजा होते थे। वे ईश्वर के पुत्र थे, मतलब उनकी हैसियत और भी ऊंची हो गई। और ये संगम हमें हर जगह दिखा। आर्ट के नए स्टाइल पैदा हुए, जैसे गांधार आर्ट। रोजमर्रा की जिंदगी बदली, कपड़े पहनने के तरीके बदले, और आखिरकार जो बाहर से आए थे वो भारत के ही ताने बाने का हिस्सा बन गए। लेकिन ये दौर सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का नहीं था, ये विज्ञान और सेक्युलर साहित्य का भी सुनहरा दौर था। इसी समय में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथ लिखे गए, जिनका असर आज भी मेडिकल की दुनिया पर है। तो हम इस कहानी को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। एक साम्राज्य का पतन भले ही उथल-पुथल से भरा था, लेकिन उसी ने एक ज्यादा अमीर, ज्यादा विविध और दुनिया से जुड़ी हुई सभ्यता का रास्ता खोला। कभी-कभी सबसे बड़ी